द्वार ज्ञान का सागर चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हम जान रहे हैं, हम सारा आकाश लगभग समाप्ति की ओर है। पिछले वीडियो में हमने जाना कि समर बाबू का रिज़ल्ट निकला और समर बाबू सेकंड डिवीज़न पास हुए, लेकिन उनका जो भाई है, छोटा भाई अमर, वह पास भी नहीं हुआ। इसको लेकर के पूरे घर में कोहराम मचा। उनके पिताजी बहुत गुस्सा हुए और उन्होंने कहा कि मैंने इन लोगों को बहुत चिताया, बहुत समझाया, पर ये लोग पढ़ने से ज़्यादा मटर गश्ती करते हैं। तो इसके अलावा समर बाबू ने सुना कि भाई साहब, उनके बड़े भाई धीरज, अपनी पत्नी से इस बारे में बात कर रहे थे, मैं कमा कमा करके मरे जा रहा हूँ, पर इन लोगों को कोई जो है फ़र्क नहीं पड़ता है, सारा मेरे ऊपर ही भार जो है पड़ा हुआ है। इन लोगों को कोई चिंता नहीं है कि कोई जो है मेरा हाथ बटा ले। इसी पर मैंने पढ़ा था, आखिरी पंक्ति थी, भाई साहब का दुख मुझे बहुत गहराई तक मथ गया, है ना। सारे घर वालों के तानों और विरोधों के बावजूद मैं दिवाकर के पास जाकर बड़ी मुश्किल से अपना नाम कॉलेज में लिखा आया। कॉलेज में भर्ती होने के लिए लड़कों की जो धक्कम पेल थी, जो सिफारिशें और तिकड़में थीं, उन्हें देखते हुए तो कहना चाहिए कि सबके मुकाबले पास होना कतई कठिन नहीं है। उस समय तो यही लगता था कि किसी तरह एडमिशन की या वैतरणी पार हो जाए तो जीवन सफल हो। कोई पूछने वाला नहीं था और बड़े बड़े फर्स्ट क्लास लड़के प्रिंसिपल के कमरे से वाइस प्रिंसिपल के कमरे में टकरा रहे थे। कोई किसी एमपी की सिफारिश लिए चला आ रहा था और किसी के साथ कोई मजिस्ट्रेट खुद अपना आदमी भेज रहे थे। अभी भी उम्मीद यही लग रही थी कि एक एक क्लास में 60-60 लड़के होंगे और इस तरह की हर क्लास में 4-4 सेक्शन तो कम से कम होंगे ही। ठीक है। शैतान की आंत की तरह सिलसिला बढ़ता ही चला जा रहा था। साइंस आर्ट्स के हिसाब से पहले क्लासों को बांटो, फिर ABCD सेक्शंस। मुझे भी अपने भर्ती होने में पूरे 3 दिन बिगाड़ने पड़े। कॉलेज का पुराना विद्यार्थी होने के कारण हो भी गया। मुसीबत तो बेचारे फर्स्ट ईयर वालों की थी, यानी जो अभी अभी एडमिशन उस कॉलेज में ले रहे थे, उन लोगों को बड़ा दिक्कत हुई, क्योंकि यह तो उसी कॉलेज में पढ़ रहा था, है ना। तो कॉलेज जैसा कि हम जानते हैं, यूपी में, बिहार में 11वीं और 12वीं, 11th और 12th भी कॉलेज लेवल पे माने जाते हैं। इनको जो है डिग्री कॉलेज कहा जाता है या इंटरमीडिएट कॉलेज कहा जाता है। इंटरमीडिएट कॉलेज कहा जाता है। डिग्री कॉलेज अलग होते हैं, जो BA BCom हम लोग करते हैं उसको डिग्री कॉलेज कहते हैं। और इसे वहाँ उन दोनों राज्यों में और जितने हिंदी भाषी राज्य हैं वहाँ इंटरमीडिएट कॉलेज कहा जाता है। तो इसलिए कह रहा है कि मेरा तो हो गया, क्योंकि हम पुराने विद्यार्थी थे। मुसीबत तो उनको थी जो फर्स्ट ईयर वाले थे, अभी अभी जिनका एडमिशन लेना था, नए थे। लेकिन ताजुब यह था कि घर में एडमिशन से पहले उठा हुआ बवंडर और विरोध 2 दिनों में कैसे जादू के जोर से कहीं उड़ गया। सबसे ज़्यादा अमर के दाखिले में दिक्कत हुई। देखिए यहाँ ऊपर जो इन्होंने बताया है, राजेंद्र यादव जी ने, आज की भी परिस्थिति है, आज की भी स्थिति है। समसामयिक उपन्यास है, वह परिस्थितियाँ नहीं बदली हैं, बिल्कुल वैसे ही हैं। आज भी जो है कम नंबर लाने पर बच्चे इसी तरह शोर सिफारिश लेकर के चले जाते हैं। कोई MP का लाता है, कोई MLA का लाता है, कोई काउंसिलर का लाता है। ऐसे नेता नेत्री इनकी शोर सिफारिश लेकर के आते हैं और स्कूल पर या कॉलेजों पर दबाव बनाया जाता है कि भाई एडमिशन करिए, कर दीजिए, हमारा आदमी है भाई। उनका काउंसिलर का है तो विधायक जी का पहचान का लड़का है, तो उनके रिश्तेदार का है, तो मामा का है, तो चाचा।
तमाम रिश्ते इस समय ढूंढ लिए जाते हैं और पूरी जो है कोशिश की जाती है, दबाव बनाए जाते हैं। इसके अलावा यही नहीं, सर्टिफिकेट वाले दौड़े चले आते हैं ना कि हम SC हैं तो ST हैं तो OBC हैं, सर्टिफिकेट भी आ जाते हैं। हम मार कौन खा जाते हैं इसमें? जो हाई नंबर लाए वो तो किसी तरह होंगे ही, किसी न किसी तरह उनका तो होना ही है। लेकिन कभी कभी रैंक 2-1 नंबर से जो है कम वाले अपने सर्टिफिकेट के बदौलत जो है पोजीशन पा जाते हैं और अच्छा नंबर ला करके लोग नहीं पाते। तो अब उन्होंने देखा कि घर का माहौल ही चेंज हो गया। लेखक ने देखा जो बाउंडर उठा था, जो था वो कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। अब प्रभा के लिए असली मुसीबत आई। प्रेस से 11 बजे छूटते ही मुझे कॉलेज भागना पड़ता था और वहाँ से 3 बजे छुट्टी मिलती थी। हमारा आखिरी पीरियड 3 बजे ही पड़ता था। वह तो कहो कॉलेज में अभी MT यानी मिलिट्री ट्रेनिंग शुरू नहीं हुई थी, वरना 4:30 से लेकर 7:30 तक वहाँ घिसना पड़ता है। मिलिट्री ट्रेनिंग है ना, आज के समय में हमारा NCC है, नेशनल कॉर्प्स जो है ना, नेशनल क्रेडिट कॉर्प्स बोला जाता है, ये है NCC। उस समय यही मिलिट्री ट्रेनिंग होती थी। ना जाओ तो 8 आने फाइन दो। 10 तो सुबह 4:30 बजे घर से निकलकर बड़ी मुश्किल से रात को 7:30 या 8 बजे घर पहुंच पाया करूंगा। खाने की समस्या फिर बुरी तरह सामने आ गई। प्रभा ने कहा, तुम क्यों बेकार सिर खपा रहे हो? मैं तो कह रही हूँ कि सुबह 3 बजे ही उठकर कुछ बना दिया करूँगी। एक तो तुम यूँ ही सारा दिन काम में जुटी रहती हो, फिर ऊपर से या 11:30 बजे सोकर 2:30-3 बजे सुबह उठोगी। आखिर तुम्हारा इरादा क्या है? मैंने नकली गुस्से में कहा, साफ ही कह दो ना, मैं तुम्हें यूं ही मार दूं। ओहो, जरा सा काम करने में नहीं मरी जाती हूँ। और काम क्या मुफ्त करूँगी? कहे देती हूँ सारा बदला चुकाना पड़ेगा। मैं उसके इस ढंग और अदा पर रिझ गया। गदगद कंठ से बोला, देखो जिंदा रहा तो पाई पाई चुकाऊंगा। सब कुछ इसलिए तो कर रहा हूँ कि तुम्हें ठीक से रख सकूं, नहीं तो 4 बजे से रात के 10 बजे तक जुटा रहूं। मुझे क्या दौरे आते हैं? फिर अचानक संभल कर कहा, नहीं, जो कुछ भी हो 3 बजे तुम्हें किसी भी हालत में नहीं उठने दूंगा। अच्छा, ऐसा क्यों नहीं करती कि रात को बनाकर रख दिया करो, लेकिन सुबह तक बासी हो जाएगा। नहीं होगा बासी, और सुबह 10 बजे प्रेस में तो खा ही लिया करूँगा। इतनी देर में क्या बासी हो जाएगा? मुझे लगा प्रभा जैसे राजी हो गई। बोली, और दिन भर उस बर्तन को साथ लिए घूमा करोगे? साथ लिए तो बहुत घूमा, वहीं कहीं प्रेस में रख दिया करूँगा, लौटते वक्त उठा लाया करूँगा, एकदम पास ही तो है। लेकिन उसने एकदम टाल कर कहा, अरे जी कुछ नहीं होता, सुबह ही बना दिया करूँगी। गरम गरम खाना खाकर जाया करोगे तो ज़रा स्मार्ट भी लगोगे। कहते हैं बासी खाना खाने से दिमाग ठस हो जाता है। ठस होना यानी कुंद हो जाता है, बुद्धि काम नहीं करती, सारा दिन आलस्य रहता है। फिर एकदम याद करके ज़रा उमगे स्वर में बोली, और हाँ एक बात बताएं, अम्मा ने कह दिया कि अगर खाना ले जाओ तो ढंग के 4 पराठे सेंक दिया करूं। बाहर कोई दोस्त ही खाने बैठ जाए या देखे फाले तो रोटी अच्छी नहीं दिखती। अच्छा, या मुझे नहीं मालूम था, मैंने चिंता भरे स्वर में कहा। प्रभा, मैं सारे घर को जानता हूँ, यह सब इसलिए कि मुझे 10-11 को तनख्वाह मिलेगी, नहीं तो मैंने जो कॉलेज के लिए कपड़े बनवाए हैं वे, या किताबें, कॉपियाँ और फीस, तुम समझती हो, सब यूँ ही चुपचाप हो जाता। एक एक चीज़ पर हत्या हो जाती, हत्या। अब तुम ही बताओ, इन्हें उनमें से क्या दूंगा? अच्छा एक काम करें,
तुम किसी तरह भाभी को इस महीने के हमारे सारे खर्च का हिसाब दे सकती हो। सो मेरी खोपड़ी पीटे और तुम अपने अलग खड़े तमाशा देखो। तुम ही तो अकेले चालाक हो ना। अम्मा दांत किटकिटा कर कहेंगी। खसम की कमाई का हिसाब दे रही है। खसम यानी पति, ठीक है। ऐसा प्रभा के बारे में अम्मा सोचेंगी। तो फिर तुम ही बताओ कैसे समझाया जाए। वैसे तो मैंने अब जान लिया है कि खाने के सिवा घर वालों पर बहुत ही कम खर्च रखेंगे, लेकिन देखें आगे क्या होता है। और एक बार गहरी सांस इस तरह अपने आप फूट पड़ी कि सारा वातावरण आर्द्र हो गया। आर्द्र यानी गीला हो गया। कुछ देर की चुप्पी के बाद मैंने सिर झटक कर कहा, प्रभा मेरे तो जी में आता है कि छोड़ो इस सारी आफत को और मारो इस मुसीबत को गोली। किस चक्कर में जाकर उलझ गए। न दिन को चैन न रात को आराम। फिक्र के मारे दिन रात की परेशानी। सुबह 4 से लेकर रात के 10 बजे तक पागलों की तरह इधर और उधर, और कभी उधर भाग रहे हैं, कभी अपने आनंद से क्लर्की करेंगे और 60-70 रुपये महीने में मस्ती फटकारेंगे। सुबह 10 बजे आएंगे और 5 बजे घर हाजिर हो जाया करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा फाइलें ही तो लानी पड़ा करेंगी। प्रभा ने हमदर्दी से मेरा चेहरा देखा। लेकिन मुसीबत सिर्फ रुपयों की ही तो नहीं है, उतना तो तुम्हें अभी भी मिलता है। असली मुसीबत तो यह है कि हमारे सपने बहुत ऊंचे हैं, भविष्य के नक्शे बिल्कुल अलग है। ये इम्पोर्टेंट लाइन है, देखिए। असली मुसीबत तो यह है कि हमारे सपने बहुत ऊंचे हैं, भविष्य के नक्शे बिल्कुल अलग हैं, ठीक है। यही तो सारी मुसीबतों की जड़ है। ये भी अंडरलाइन कर लीजिएगा, यही तो सारी मुसीबतों की जड़ है। लेकिन वह सपने मेरे अकेले की ही तो नहीं है, मैंने परेशानी से कहा। अब तुम ही बताओ कि इन सपनों को कहाँ ले जाएं। दिल है तो सपने भी हैं। आज तुम कैसी बातें कर रहे हो ये सब। प्रभा प्यार से झिड़क कर बोली, अरे जरा सी मुसीबत है, दूर हो जाएगी। सपनों का सुख भी तो हम ही उठाएंगे, उनके लिए जरा सी तकलीफ भुगत लेने में हर्ज ही क्या है। और चाहे तुम्हारे साथ कोई हो या ना हो, मैं तो हूँ ही। उसने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया, ठीक है। और मेरा हृदय इस तरह गदगद हो गया कि मन हुआ उसकी गोद में सिर रखकर रो पड़ूं। यह किसी स्वर्ग की शाप भ्रष्टा देवी है जो अपना समय गुजारने यहाँ चली आई है, ऐसा जो है समर सोच रहा है। ये भी देखिए इम्पोर्टेंट लाइन है। यह किसी स्वर्ग की शाप भ्रष्टा देवी है जो अपना समय गुजारने यहाँ चली आई है। अगर यह मेरी हिम्मत को न ललकारती रहती तो क्या मैं इस सब को पार कर पाता? कभी नहीं, कभी नहीं। मैं तो जाने कब का टूट चुका होता। भर्राए गले से मैंने पूछा, अच्छा प्रभा एक बात बताओ, इतने कष्टों, मुसीबतों और निराशाओं में भी तुम्हारा दिल नहीं घबराता? जिन दिनों मैं बोला नहीं करता था और तुम्हें तंग किया करता था, उन दिनों जरा देर को भी तुम्हारे मन में पराजय की भावना नहीं आई थी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, देखिए। आर्द्र होना यानी गीला होना, यानी वही रोना धोना चलने लगा, आपसी कलह जो है, ठीक है। अब यहाँ इंपॉर्टेंट जो लाइन है उसे आप देख लीजिए। मुझे लगा जैसे उसके चेहरे से एक तेजोज्वल अरुणाभा फूट फूट कर ज्योतिर्मंडल सा बना रही है। तेजोज्वल यानी तेज और उज्ज्वल यानी सफ़ेद, अरुणाभा यानी लाल किरणें फूट फूट करके ज्योतिर्मंडल बना रहे हैं, यानी ज्योति का एक केंद्र बना है, यानी उसकी तरफ एकदम लग रहा था उसमें तेज है। एक जो है अदृश्य शक्ति लेखक कहना चाहते हैं उसके भीतर जो है छिपी है, जो विश्वास की शक्ति है, आशा की शक्ति है, जो उसमें जो है आशा का संचार कर रही है और उसे हताश और निराश होने से बार बार बचा रही है, ऐसा जो है समर सोच रहा है। इस पंक्ति का भाव यही है। नहीं प्रभा, मैं कोई हारा थोड़े ही हूँ, मैं तो यूँ ही कह रहा था, तू देखती रहना, मैं सब करूँगा। मैं तेरे लिए क्या करता हूँ, ठीक है, क्या कर सकता हूँ अभी तुझे पता ही नहीं है, ठीक है। हम जो है आज के लिए यहीं तक रखते हैं। इसके बाद हम लोग 8वें अध्याय में पहुँच जाएंगे और इसके साथ ही यहीं पर जो है हम आज इस वीडियो को समाप्त करते हैं। फिर अगले वीडियो मिलेंगे।
तब तक के लिए धन्यवाद।